तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो पूरा देश झूम रहा है और सीधे लिए चलते हैं आपको उज्जैन, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं, अब पहुंचने वाले हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। और ऐसे में उज्जैन की ये तस्वीरें आप देखिए, मंच सज चुका है, लोग पहुंच चुके हैं इस भव्य उत्सव को मनाने के लिए, और ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। अपमान देश का हुआ कि झंझना उठो, दुश्मन बड़े तो आर पार दंड ना उठो, संसार भी अगर कहीं मुकाबला करे, सामना करो समर्थ सामना करो। माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला आ चुका है, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें श्री विकास यादव जी। बहुत ही हम सबके लिए प्रसन्नता के गौरव के क्षण, मां शिप्रा जीवनदायिनी मोक्ष प्रदायिनी के इस पावन तट पे हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी, लोकप्रिय और जन जन के प्रिय आज गणतंत्र के पावन उत्सव में एक एक जन भावनाओं को आगे बढ़ाने के ध्येय, कैसे मध्य प्रदेश समृद्ध हो, गौरवशाली हो, उस ध्येय के साथ संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को सलाम करने आज हम सबके मध्य मां शिप्रा के पावन प्रांगण में प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन हम सबके मध्य, उनका काफिला इस समय, और उनको हम बहुत ही गौरव और आत्मीय भाव के साथ आज इस गणतंत्र के पावन अवसर पे मानो आसमान में हम खुली अगर बात करें गणतंत्र के उत्सव को मना रहे हैं। और इस पावन और अद्वितीय पलों के साक्षी बनने प्रदेश के जननायक स्वयं हम सबके मध्य पहुंच रहे हैं। मां शिप्रा के पावन तट पे पहली बार गणतंत्र का उत्सव देख रहा है उज्जैनी और मध्य प्रदेश। हर वीरता और बलिदान के पावन पलों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच की तरफ अग्रसर, सलामी मंच की तरफ अग्रसर बढ़ रहे हैं। उनको अगुवाई करते हुए माननीय जिलाधीश सर, माननीय पुलिस अधीक्षक सर, और बहुत ही हम सब के लिए आज गौरव और गरिमा के क्षण। आज एक बार आप सबकी करतल ध्वनि गुंजित हो और ध्वजारोहण माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उज्जैन से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परेड की सलामी लेने के लिए पहुंच चुके हैं। फिलहाल राष्ट्रगान यहां पर हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मां शिप्रा के तट पर गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन हो रहा है। 2028 में सिंहस्थ कुंभ का यहीं पर आयोजन होना है। ऐसे में उससे पहले इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन होना बहुत बड़े संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आज मध्य प्रदेश के अलग अलग संस्कृति और सभ्यता की झलक भी यहाँ पर झांकियों के माध्यम से हमें देखने को मिलने वाली है। ध्वजारोहण करके आज के जिसकी सलामी, जो कि हमारे राष्ट्रीय भाव, अद्भुत गौरव के प्रतीक और तिरंगा झंडा गुब्बारे को छोड़ करके इस समय पूरा आकाश आज मानो इस समय एक बार बोलिए भारत माता की। बहुत ही गौरव और गरिमा के इस पलों को संजोया हुआ पूरा गगन आज इस गणतंत्र के महाउत्सव के हम सब साक्षी बन रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज के इस गणतंत्र के पावन राष्ट्रीय अगर उत्सव में मुख्य अतिथि द्वारा आज परेड निरीक्षण के लिए, परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के इस पावन उपस्थिति में परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा के सुश्री काजल सिंह, साथ ही साथ सेकंड परेड कमांडर श्री दीपक सिंह मरावी माननीय मुख्यमंत्री जी को अगुवाई करते हुए माननीय जिलाधीश सर, आदरणीय पुलिस अधीक्षक सर और खुली जीप पर सवार होकर के परेड निरीक्षण के लिए मध्य प्रदेश के हमारे जननायक, विकास के शिल्पीकार माननीय मुख्यमंत्री जी परेड निरीक्षण आज के इस गौरवमयी भारत की इस परंपरा को
अद्भुत शौर्य और एक व्यक्तित्वों का आज गणतंत्र के महाउत्सव में अभिनंदन। तालियां बजती रहनी चाहिए आप सबकी। हर जवान सफेद गौहर, कमर में शौर्य का प्रतीक कमरबंद और दृढ़ता का प्रतीक गले में एक बात के स्टार। और आज के इस परेड खुली वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। एक व्यक्तित्वों का अगर बात करें आत्मीय भाव के साथ अभिनंदन। आज का दिन भारत के लिए, भारत के वीरों और शौर्य, आदम्य साहस, वीरता को रेखांकित करने का दिन है। देश के प्रति कर्तव्य के भाव, समृद्ध स्वरों को, सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने का दिन। और यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश को समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बनाने के भाव से प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी के समर्थ, सक्षम, भव्य और दिव्य भारत के निर्माण के स्वप्नों को साकार कर रहे हैं। और आज उसी भारत के दिव्य निर्माण की एक बार करतल ध्वनि आप सबकी मां शिप्रा जीवनदायिनी, मोक्ष प्रदायिनी के तट पर आज लोकतंत्र का महाउत्सव में प्रदेश के जननायक एक अगर बात करें इस गौरवशाली पलों के, परेड खुली वाहन में सवार होकर के निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत ही हम सब के लिए प्रसन्नता और गौरव के क्षण। राष्ट्र की धुन अगर बात करें, स्वर लहरियां गुंजित हो रही है। परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा से सुश्री काजल सिंह के नेतृत्व में, साथ ही साथ सेकंड परेड कमांडर हमारे श्री दीपक सिंह मरावी, और सभी अगर बात करें हमारे प्लाटून कमांडर अपने दृढ़ता, इच्छा शक्ति और शौर्य और पराक्रम और वीरता की उससे अद्भुत समागम जो भारत की गौरवशाली इतिहास को रेखांकित करता है। मैं भारत का संविधान हूं, मैं शक्ति का अमर गर्व हूं, आजादी का विजय पर्व हूं, मैं बलिदानों का चंदन हूं, कर्तव्यों का अभिनंदन हूं, लोकतंत्र का उद्बोधन हूं, अधिकारों का संवर्धन हूं, मैं भारत का संविधान हूं। तेरी माटी में जन्मा तुमसे ही समाऊंगा, जब जब जन्म लूंगा मां तुझे वारा जाऊंगा। इस भाव के साथ परेड में शामिल सभी जवान, परेड में शामिल यशस्वी हमारे प्रदेश के जननायक, आज मानो आकाश भी इस गौरवमयी गाथा को अपनी आगोश में लिया हुआ। मां शिप्रा के पावन तट पर पहली बार इस तरीके का लोकतंत्र का गौरव मुस्कुरा रहा है। प्रथम बार कार्तिक मेले पर इस तरीके के अद्भुत और संकल्पों के धनी यशस्वी मुख्यमंत्री जी के भाव का प्रतिफल है। प्रथम बार हम बीएसएफ, सीआरपीएफ, प्लाटून, बैंड सम्मिलित इस उज्जैनी में हो रहा है। आप सब हाथ हिलाकर के एक बच्चों का, भविष्य के इन नौनिहालों का अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी हो जाए। एक बार पूरा उज्जैनी, संपूर्ण प्रदेश के आज इस भावों को रेखांकित लोकतंत्र के महाउत्सव में तालियां बच्चों बजा करके यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, जो हमेशा से रोजगार, समृद्धि, एक विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प। तो इस वक्त आप दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक तस्वीर उज्जैन से जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परेड का निरीक्षण करते हुए, और जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं ये है बिलासपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले राष्ट्रगान हुआ और अब औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। ये पहला मौका है जब राज्य निर्माण के बाद बिलासपुर में किसी मुख्यमंत्री की मौजूदगी है गणतंत्र दिवस के मौके पर। ऐसे में इस मौके को बहुत खास बनाया जा रहा है। वैसे भी छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध राज्य है और आज उसकी हर एक तस्वीर, हर एक झलक हमें देखने को मिल रही है। न सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से आज गणतंत्र दिवस की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, बल्कि समूचे देश में आज ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। बात राजधानी दिल्ली की करें तो कर्तव्य पथ पर इंतजार है सभी को उस पल का, उस क्षण का जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में, राष्ट्रपति की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दोनों ही मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर अमित, और ये तस्वीरें बताती है कि भारत का गणतंत्र कितना मजबूत है। और आज जो पूरे देश में हर्षोल्लास है, आज जो पूरे देश में धूम है गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर की, वो भी आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम जब पहली तस्वीर की बात करते हैं, हालांकि दोनों तस्वीरों में अभी तक जो मुख्यमंत्री हैं दोनों प्रदेशों के, वो परेड का निरीक्षण कर रहे थे। और अगर हम जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो न सिर्फ बिलासपुर में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के आने की बात है, बल्कि
इसी साल जो है छत्तीसगढ़ ने एक युवा राज्य के तौर पर अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई है। तो ऐसे में इसलिए भी बहुत ज्यादा अद्भुत हो जाता है और बहुत ज्यादा अनोखी एक बात हो जाती है। और दूसरी तस्वीर, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं उज्जैन में और शिप्रा नदी में पहली बार उनका यहाँ पर इस तरीके से गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करना और परेड का निरीक्षण करना, तमाम कार्यक्रम होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उज्जैन न सिर्फ धर्म की नगरी है बल्कि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण भी पेश करती है। और न सिर्फ उज्जैन बल्कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जो भारत के साथ साथ विश्व के लिए भी अमित एक बड़ा उदाहरण पेश करते हैं। और एक संदेश भी ज्योति आज यहाँ से दिया जा रहा है, चूंकि 2 बरस बाद यहीं पर सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है। ऐसे में उज्जैन तीर्थ नगरी को सिंहस्थ महाकुंभ को प्रमोट करने के लिए भी आज इस मंच को चुना गया है। मुख्यमंत्री का यहाँ पर होना बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि कैसे मध्य प्रदेश उन तैयारियों की ओर आगे बढ़ रहा है जब सिंहस्थ कुंभ का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंहस्थ 2028 का आगमन हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत क्षिप्रा के किनारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके विकास के कारवां के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत की श्रेष्ठ छवि बनाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-03 में जहां कृषि और संबंध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिसे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औद्यानिक फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन, संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी प्रकार से पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू और लाल मिर्च में भी प्रदेश अग्रणी है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य और किसानों और पशुपालकों के लिए भी लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं के प्रति गाय अनुदान 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपया प्रति गौमाता करने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ा करके 505 करोड़ रुपया किया गया है। प्रदेश में लगभग 3000 गौशालाएं 5.25 लाख गौमाताओं की देखभाल का दायित्व निभा रही है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी से उत्कृष्ट श्रेणी में आने का पुरस्कार मिला है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और निजी क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ रही है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है।
इसी कारण से तालाब निर्माण और मत्स्य बीज का उत्पादन के कार्य भी हुए हैं। जन विश्वास अधिनियम 2024 एवं 25 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों को विकास के लिए नई दिशा मिली है। मैं आज इस अवसर पर बोल सकता हूं कि आज वर्ष 2025 जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उद्योग संवर्धन नीति में 2025-26 में 1552 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। शासन के इस सहयोग से उद्यमियों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के अंदर 17 सितंबर को पधार कर स्वयं ये सौगात दी है। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1092 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके आधार पर निवेशकों को पारदर्शी और सुव्यवस्था के आधार पर उद्योग के समग्र विकास के लिए 2025 में एमएसएमई नीति लागू की गई। स्टार्टअप नीति, कार्य योजना और औद्योगिक और भूमि आवंटन सभी चीजों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब तक 2300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 742 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। वर्षों से लंबित निवेश प्रस्तावों का समाधान संभव हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हितग्राहियों को लगभग 500 करोड़ से अधिक का ऋण दिया गया है, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों की अपार संभावना है। यदि उद्यम सफल हो जाए तो साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है और उस क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है। उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान है, जो रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों की 572 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे 2560 शिल्पियों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर वे मुठभेड़ में मारे गए। समर्पित नक्सलवादियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दे करके समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए हैं। जब मैं आपसे बात इस तरह से कर रहा हूं तो 4 लाख से अधिक आवास तो हमारी सरकार ने काम की गति को मेंटेन करते हुए तैयार भी कर दिए हैं और हम लगभग 5.25 लाख आवास बनाएंगे। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक बसाहटों तक सड़कों की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार द्वारा मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। गत 2 वर्षों में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,000 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये प्रसन्नता का विषय है
अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, AIT, NNLU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उसकी फीस की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजना संचालित है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य विद्यालय की स्थापना करते हुए 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी रोजगार देने के उद्देश्य से और देश और विदेश तक भेजने की योजना भी संचालित कर रहे हैं। हाल ही में 21 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से अपना नाम कमा रहे हैं। प्रदेश के विद्युत के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर में बने रहें। इसलिए विद्युत उत्पादन क्षेत्र में भी हमारी सरकार 1806 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जिसमें 851 मेगावाट क्षमता हासिल भी किया जा चुका है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे निश्चित रूप से विद्युत उत्पाद प्रदान की जाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग निरंतर किया जा रहा है। वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9,508 मेगावाट हो चुके। मुरैना में प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा भंडारण योजना के आधार पर जो विश्व ने भी इसकी प्रशंसा हो रही है। हमारी सरकार पंप स्टोरेज के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से कई प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा के लिए लगातार काम कर रही है। और किसानों के लिए तो 30 लाख विद्युत पंप सोलर पंप में बदलने का लक्ष्य भी हमारी सरकार ने तय किया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिलाया गया है। प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक किसानों को 1300 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 में मध्य प्रदेश देश में संपूर्ण आवासों के क्रम में प्रथम 3 राज्यों में से एक है और स्वीकृत आवासों की संख्या भी अत्यधिक है। 8,77,000 आवास पूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2 में 60,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंदौर और भोपाल, इंदौर में उज्जैन भी है। हमने ये दोनों इलाकों को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन इलाका और भोपाल का भी राजधानी परिक्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बना रहे हैं। इस पहल से छोटे कस्बे और नगर परस्पर जुड़कर विकास की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायक होंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 1 साल के अंदर ही 2 प्रमुख शहरों को मेट्रो ट्रेन भी प्रदान की गई और मेट्रो ट्रेन की सेवाएं शुरू कर दी गई है। प्रदेश में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में हमारे राज्य की बाहर की प्रॉपर्टियां, नागपुर में भी जो बस डिपो था उसको हमने अपने राज्य के विकास के लिए जोड़ा है। नर्मदापुरम, सीधी, सीहोर, मुरैना के तिलनसंगो के संयंत्रों का उपयोग पुनः उद्योगों के लिए करवाने का प्रयास भी प्रारंभ किया गया है। नागरिकों को कानूनी मदद देना सरकार का कर्तव्य है। गत वर्ष प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक नागरिकों को विधिक सहायता मिली है। पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए खासकर हर घर से जल, हर घर नल से जल और जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश के 22,000 से ज्यादा नल कनेक्शन घर घर दिए गए हैं। लगभग 6 लाख हैंडपंप और मध्यम श्रेणी से भी कई प्रकार की पेयजल प्रबंधन किए जा रहे हैं। सिंगल हैंडपंप कनेक्शन के माध्यम से भी नल जल योजना प्रारंभ की गई। वहीं एकीकृत रूप से भी कई गांवों को जोड़ करके पेयजल की व्यवस्था भी करने का प्रयास हमारी सरकार ने करते हुए पूरे देश के अंदर हर घर जल, नल से जल देने के लिए देश में उल्लेखनीय हमारी प्रथम स्थिति आई है। शिक्षा दीक्षा की जड़ें
भारतीय संस्कृति और संस्कारों में जुड़ी हुई है। यह मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। हमारी सरकार सांदीपनि आश्रम को भी भव्य दिव्य बनाते हुए उस काल को जीवंत करने के लिए प्रयास कर रही है। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से इस सांदीपनि विद्यालय की हम अपनी तरफ आना चाहेंगे। स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराए, इसके प्रयास भी प्रारंभ किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर जो पहले 6% थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है केवल 2 वर्षों में हमने इसको 0% पे लाके उस अपने जवाबदारी को निभाया है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में भी पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस भी हमारी सरकार भर रही है। प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय किया है द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालयों की क्षमता 1000 से अधिक बढ़ाते हुए इस पर 360 करोड़ की राशि भी हमारे द्वारा खर्च की जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य सरकार पूर्णतः शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा सरलता से उपलब्ध कराने के लिए भी उसे लाभप्रद, कौशल युक्त और रोजगार परक शिक्षा देने का हमारा संकल्प है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल लर्निंग और नवीन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जनजाति नायकों में 3 नए विश्वविद्यालय, क्रांति सूर्य टंट्या मामा, क्रांति वीर तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना भी की गई है। साथ ही पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का संबद्धतादायी विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रदेश के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नामांकन में 21% से ज्यादा की वृद्धि हमारे राज्य के अंदर हुई है। तकनीक शिक्षा के माध्यम से भी 10 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। गुजरात के गांधीनगर का कैंपस भोपाल के RGPV में स्थापित किया गया है। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रारंभ की कोडिंग लैब एक आदर्श पहल है। प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब प्रारंभ की जाएगी। राजस्व संग्रहण में भी वाणिज्य कर विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 51,469 करोड़ की तुलना में बीते वर्ष 55,633 करोड़ का राजस्व संग्रहण हमने किया है। एक तरफ हम विकास भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे राज्य का कोष भी पर्याप्त रूप से बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। वन और वन्य जीव के क्षेत्र में तो उल्लेखनीय काम हमने कई प्रकार से प्रारंभ किए। शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान को नवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सागर में डॉक्टर भीमराव अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य का गठन किया गया है। पालनपुर, कूनो और गांधी सागर में हमारे लिए तो चीतों की बसाहट के 1, 2 और तीसरा हमारा अपना अभयारण्य प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से नौरोदही का भी अभयारण्य बहुत जल्दी हम प्रारंभ करने वाले हैं। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के समग्र विकास के लिए भी निरंतर प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अधिसूचित 51 समुदायों को राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्थ पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटाबेस तैयार कर पंजीकरण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी कठिनाई के दिए जाने का अभियान प्रारंभ है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विकसित मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का वाचन खास करके हमने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की प्रतिपूर्ति में किया कि प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दिशा हमारी सरकार तय करेगी। जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व की क्षमता के आधार पर सामूहिक नेतृत्व के बलबूते पर हम बढ़ने का संकल्प कर रहे हैं। खनन के क्षेत्र में भी निरंतर सुधार, नवाचार और कई प्रकार के बदलाव करते हुए आज की स्थिति में भारत सरकार द्वारा माइनिंग रेडियंस इंडेक्स की कैटेगरी ए में
मध्य प्रदेश को पहला नंबर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार ने खनन के क्षेत्र में भी अनेक एमओयू किए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्रिटिकल मिनरल की खोज के लिए एमओयू किया गया है। प्रदेश में एमओयू आधारित मानव रहित चेक पोस्ट भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 25 जिलों के 40 स्थानों पर ई चेक गेट स्थापित किए जा चुके हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में उस हम प्रभु राम को कैसे भूल सकते हैं। सम्मान और युवा पीढ़ी को इस गौरव की अनुभूति कराने के लिए श्री राम वन गमन पथ को विकसित करते हुए सभी प्रमुख स्थलों पर हम विकास के कई काम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी आस्था भी मजबूत होगी और धार्मिक पर्यटन के केंद्र भी बनाए जाएंगे। इसी प्रकार से श्री कृष्ण पाथे का विकास भी हमारी सरकार करने जा रही है। इतिहास के गौरवशाली व्यक्तित्वों की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने के लिए सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन और कई प्रकार के काम हम देश भर में कर रहे हैं। जब मैं विक्रमादित्य की बात कह रहा हूं तो ताली बजा करके इस बात का समर्थन भी किया जा सकता है कि हाँ, हमारी सरकार सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी काम कर रही है, विकास के लिए भी काम कर रही और लगातार बहुआयामी तरीके से जब हम आगे काम कर रहे हैं तो आज माँ छिपरा की आशीर्वाद से आजादी के बाद पहली बार सिंहस्थ की पूर्व संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए 2028 का कुंभ दुनिया का सबसे अच्छा सिंहस्थ बने, इसलिए हमने यहाँ अपना झंडा वंदन का कार्यक्रम करके उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए आगे बढ़े हैं, जिसके लिए हम सभी प्रकार के जरूरी निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्थित योजना बना करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि केवल सिंहस्थ नहीं, सिंहस्थ के अलावा भी हमारे राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन के प्रत्येक नगर को उसकी सारे संसाधनों के साथ पर्याप्त धनराशि देते हुए विकास के लिए नए प्रतिमान गढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसे में जब मैं सभी धर्म स्थान की बात करता हूं तो उज्जैन कैसे छूट सकता है, उज्जैन भी उसी श्रेणी में है। इसलिए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर धार्मिक पर्यटनों को या पर्यटन नगरी के आधार पर जहां जिसकी जैसी आवश्यकता पर्याप्त धनराशि हमारी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। इसीलिए धीरे धीरे करके एक एक करके निर्माण कार्य अपने आकार साकार लेने लगे हैं और हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ, जब आज इतना निर्माण हुआ है तो कल का इसका संकल्प, कल का ये निर्माण कार्य अपनी पूर्ति होने के बाद किस रूप से लाभान्वित करेगा। इसीलिए ग्वालियर का किला, बुरहानपुर के कुंडी भंडारा, चंबल की घाटी के पत्थर कला, मंडला के गोंड स्मारक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भोजपुर के भोजेश्वर महादेव के मंदिर सहित 15 स्थलों को अब तो यूनेस्को ने भी विश्व विरासत के रूप में हमारी इन सारी स्थानों को अपनी सूची में शामिल करते हुए विश्व को आह्वान किया कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़िए और मध्य प्रदेश की ऐसी गौरवशाली विरासतों के साथ जुड़ करके खुद भी गौरवान्वित होइए और अपनी मानव सभ्यता के उच्चतम मापदंडों पर गर्व करने का मौका मिले। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो केवल धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास की बात नहीं, तीर्थयात्रियों की सभी प्रकार की सुविधाओं के विस्तार के लिए भी और अपना बलिदान दिया। छत्तीसगढ़ की धरती भी ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध जनजाति विद्रोहों की गवाह रही है। स्वतंत्रता संग्राम में जंगल सत्याग्रह के माध्यम से जनजातीय नायकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय नायकों के आजादी की लड़ाई में किए गए बलिदान की कहानी हम डिजिटल माध्यम से सुना रहे हैं। शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया। यह देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है। राष्ट्र की अस्मिता के लिए बलिदान देने वाले हमारे जनजातीय नायकों के चरित्र को दिखाने वाला यह म्यूजियम आज की पीढ़ी के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं और अपने नायकों के प्रति सदा भाव से भर जाते हैं। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज के दिन हम अभिनंदन करते हैं अपने वीर जवानों का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी धरती को माओवाद के खतरे से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। माओवादी हिंसक विचारधारा देश के लोकतंत्र को बड़ी चुनौती है। इनकी आस्था संविधान में नहीं,
राष्ट्र की अस्मिता में नहीं, राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक चिन्हों में नहीं, इस कैंसर की तरह व्याधि का उपाय यही है कि इसे जड़ से नष्ट किया जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने सुनियोजित रणनीति अपनाकर माओवादियों को चुनौती दी। हमारे जवानों ने रात दिन कठिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों में हर पल खतरे का सामना करते हुए एरिया डोमिनेशन किया और अपने साहस तथा शौर्य से हर लक्ष्य को प्राप्त किया। माओवादी हिंसा को समाप्त करने का यह बेहद कठिन लक्ष्य अब पूरा होने को है। इसी साल के मार्च महीने तक हम माओवाद को इस सुंदर धरती से जड़ मुक्त कर देंगे। खुशी की बात यह है कि अनेक लोग जो रास्ता भटक चुके थे वे अब लोकतंत्र की मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं। उन्होंने हथियार रख दिए और अपने हाथों में बाबा साहेब का संविधान थामा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में यह सबसे सुंदर तस्वीर देखने में आई और इसने संविधान की सत्यमेव जयते की भावना को पुष्ट किया है। कुछ महीनों पहले जब मैं कार्यक्रम में भाग लेने जगदलपुर गया था, वहां मैं बस्तर कैफे गया। वहां आत्मसमर्पित नक्सली महिलाएं अब कैफे संभालती हैं। हिंसा की राह छोड़कर लोगों की सेवा की राह में आने से उनके चेहरे पर जो खुशी मैंने देखी उसे बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हर काली अंधेरी रात के बाद नई सुबह होती है। अब नक्सल मुक्त क्षेत्र में विकास का सूरज दमक रहा है। बच्चों के चेहरे से भय का साया हट गया है। उनके हाथों में किताबें हैं। बस्तर को इस नए रूप में देखना बहुत ही अच्छा लगता है। किसी राज्य की रजत जयंती आत्मावलोकन का अवसर भी है। इसकी कसौटी यह है कि पुरखों द्वारा बताए गए आदर्शों पर हम कितने खरे उतर पाए। छत्तीसगढ़ का समाज अपने पुरखों द्वारा दिखाए राह पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में जुटा हुआ है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ में विद्रोह की मशाल शहीद वीर नारायण सिंह जी जैसी सूरवीरों ने जलाई। उन्होंने न केवल अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का विरोध किया, अपितु एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की राह भी दिखाई जो अंत्योदय के प्रति गहरी संवेदना रखती है। उन्होंने जमाखोरी का विरोध कर अकाल के दौरान भूख से पीड़ित लोगों के पेट की ज्वाला शांत की। छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल शहीद वीर नारायण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे यहाँ कहावत है कि दुबर बरदू अषाढ़। इस कहावत से किसान भाइयों की दिक्कतें स्पष्ट रूप से समझ आती हैं कि खेती किसानी करना कितना कठिन कार्य है। राज बनने के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी अन्नदाताओं का सुख और संतोष। इस रजत जयंती की यात्रा में हमने किसान भाइयों की मुस्कान उन्हें लौटाई है। आज छत्तीसगढ़ के किसान को धान का सबसे अच्छा मूल्य मिल रहा है। हमारे ग्रामीण परिवेश में समृद्धि का आकलन घरों के कोठार से होता है। कोठार अनाज से भरे हों तो समझ जाइए कि समृद्धि हर ओर फैली हुई है। हमारे प्रदेश का कोठार अर्थात हमारा धान का कटोरा धान से लबालब है। राज बनने के बाद व्यवस्थित रूप से धान की खरीदी हुई। जब धान खरीदी आरंभ हुई तो इसका आंकड़ा 5 लाख मीट्रिक टन था। पिछली बार खरीदी का यह आंकड़ा 149 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। हमने पिछले 2 साल में किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों के खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। हमारी सरकार किसानों के हित में फैसले लेती है। अटल सिंचाई योजना के तहत वर्षों से अपूर्ण और लंबित पड़ी 115 सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने हमने 2800 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के मौके पर जो जीएसटी रिफॉर्म्स किए उसका सबसे अधिक लाभ हमारे किसान भाइयों को मिला। ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण काफी
सस्ते हो गए। कृषि मशीनरी बेचने वाले कारोबारियों के लिए तो काफी व्यस्तता का समय रहा। खेती किसानी से वंचित उत्पादों पर कर घटाने का सबसे बड़ा लाभ यह हो रहा है कि हमारे किसान भाई आधुनिक खेती को तेजी से अपना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का चावल 120 देशों में निर्यात होता है। लागत घटने और सरकार द्वारा अच्छा मूल्य मिलने से किसानों के लिए अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी रखने में काफी मदद मिलती है। हमारा देश अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता भी कर रहा है। यह वार्ता महाशक्तियों के साथ भी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो भी व्यापार समझौते होंगे उनमें किसानों का किसी तरह से अहित नहीं होने दिया जाएगा। डबल इंजन की सरकार किसानों के मुद्दे पर कभी झुकती नहीं, किसानों के मुद्दे पर सिर उठाकर खड़ी रहती है और किसान भाइयों को उनका हक दिलाती है। किसानों के साथ ही श्रमिक भाइयों की समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने 2 वर्षों में 29 लाख से अधिक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 800 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को देखते हुए रात की पाली में भी महिला श्रमिकों के सशर्त नियोजन का प्रावधान किया गया है। 2 वर्ष में ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमित कामगारों की संख्या 4,60,000 से बढ़कर 6,26,000 हो गई है। केंद्र सरकार ने जिन 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह 4 श्रम संहिताएं लाई हैं, श्रमिक भाइयों के हित में उनका तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जब लाडली बहनों को बात आती है तो आप ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन कर सकते हैं। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। जब लाडली बहना पे हम आगे बढ़ रहे हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना को कैसे भूल सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी 2,50,000 से अधिक बालिकाओं को छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से भी प्रदेश की 3 लाख बहनों को लाभान्वित किया जा चुका है। खेलों की दुनिया में हमारा प्रदेश नित नई पहचान बना रहा है। शहडोल जिले के अंदर खिलाड़ी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह दक्षता हासिल करे, इसलिए हमारे आदिवासी अंचल के बच्चों को भी हमने न केवल जर्मनी भेजा बल्कि विभिन्न अकादमियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 स्वर्ण, 29 रजत और 36 हमने खासकर 36 कांस्य पदक जीते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 189 स्वर्ण, 131 रजत और 118 कांस्य पदक हमारी राज्य में जीते गए हैं। मैं मान के चलता हूं, जब ये केवल इस प्रकार के गेम नहीं, हमने तो अपनी खास करके महिला क्रिकेट टीम में भी क्रांति गोड़ को 1 करोड़ की धनराशि देकर के बहनों के खेल में प्रोत्साहन को बढ़ावा देने का संकल्प प्रतिपादित किया है। जब हमने केवल महिलाओं के लिए सभी प्रकार के वर्गों की बात कर रहे हैं तो दिव्यांग भाई बहनों ने भी जिस प्रकार से खेलों में अपनी भूमिका अदा की है, जिस प्रकार से वो पोजीशन लाए, हम उनको भी पुरस्कृत करने वाले हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो हमारे यहाँ हाल ही में खेलो मध्य प्रदेश ओलंपिक खेलों की तरह गरिमापूर्ण आयोजन के माध्यम से संपन्न हुआ। स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए भोपाल में लगभग 1,000 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉम्प्लेक्स बनाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। वृद्धजन कल्याणी, दिव्यांगजन, परित्यक्त अविवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 600 की पेंशन हमारे द्वारा दी जा रही है। ऐसे हितग्राहियों के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, जिसके आधार पर 54 लाख से अधिक, इसी मद में 325 करोड़ से अधिक राशि की सिंगल क्लिक के माध्यम से भी राशि अंतरित की जा रही है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह सहायता योजना अंतर्गत हमने प्रति कन्या 55,000 की सहायता राशि भी प्रदान की है। योजना में 52,000 से अधिक हितग्राहियों को मदद की है। राजधानी में भोपाल खास करके आज के समय में अपनी राशि देकर के वृद्धाश्रम में रुकने के लिए भी सरकार सामाजिकता के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने जा रही है, जिसके आधार पर बीते दिनों भोपाल में पेड ओल्ड
पेड ओल्ड एज होम, खास करके वृद्धाश्रम में हमने सभी प्रकार की सुविधाओं के एक तरफ निःशुल्क रुकने की व्यवस्था भी की, दूसरी तरफ सशुल्क रूप से भी अगर कोई वृद्ध अपने व्यवस्था में भविष्य में अपने बच्चों के साथ रहने के साथ साथ वो अलग से भी अपना आवास चाहिए तो सरकार ने 24 करोड़ की लागत से एक अलग से भवन उपलब्ध कराया है, ताकि हमारे सबकी उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से हो। प्रदेश में नागरिक उड्डयन सेवाओं के लिए भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। हवाई संपर्क की सुविधा में अब तो उज्जैन से भी हेलीकॉप्टर उत्तराखंड की तर्ज पर ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, उज्जैन, जबलपुर से भी और भोपाल से भी हर क्षेत्र में रेगुलर सेवाएं, जहां हेलीकॉप्टर है वहां हेलीकॉप्टर, जहां हवाई जहाज है वहां हवाई जहाज। देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो अपनी विमान सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति के अनुसार काम कर रहा है। जब ये मैं हवाई सेवाओं के विस्तार की बात कर रहा हूं तो रीवा, सतना, दतिया 3 नए एयरपोर्ट भी लोकार्पित किए गए हैं। इसी प्रकार से शिवपुरी और उज्जैन भी अगले क्रम में क्रमशः 9वां और 10वां एयरपोर्ट की सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। भारत सरकार की RCS उड़ान के अंतर्गत अब रीवा से रात्रिकालीन विमान सेवा भी प्रारंभ की गई और इंदौर से भी नई विमान सेवाओं के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो दतिया एयरपोर्ट IFR श्रेणी का हो गया है। यहां से 72 सीटर ATR विमानों का संचालन भी प्रारंभ हुआ है। दतिया भोपाल, दतिया खजुराहो, चित्रकूट मार्ग पर भी हवाई सेवाओं का संपर्क सुदृढ़ करने की हमारी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे में उज्जैन एयरपोर्ट के लिए भी भूमि का अधिग्रहण शीघ्र करते हुए भारत में इंदौर की तर्ज पर उज्जैन से भी विमान सेवाएं सभी प्रकार से संचालित की जाएगी, जिस प्रकार से हमारे किसी बड़े महानगर में होती है। जो आपसे मैं जब बात कर रहा हूं तो ऐसी कई सारी उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ साथ हमने डिजिटल सेवाओं को भी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। MP ई-सेवा पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से 500 से अधिक सेवाओं को एकीकृत किया गया है। इसके साथ ही संपदा 2 का क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक किया गया है। MP SSO के माध्यम से बहु विभागीय सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को डिजिटल सेवाएं आसान रूप से पहुंचे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश स्पेस टेक की पॉलिसी के अंतर्गत भी अंतरिक्ष के अंदर भी काम कर रहा है और इस आधार पर अंतरिक्ष के अंदर हमारे राज्य की सरकार के द्वारा इस टेक पॉलिसी के आधार पर पूरे देश में अकेला मध्य प्रदेश है जो इस दिशा में अंतरिक्ष के अंदर भी हमारी भविष्य की संभावनाओं के लिए आगे बढ़ने का निर्णय ले रहा है। यह नीति राज्य के वैज्ञानिकों और खासकर उज्जैन के संदर्भ में खगोलीय विरासत जंतर मंतर से लगाकर डोंगला वेधशाला तक जब हम आगे अपनी खगोलीय उपलब्धि को देखते हैं तो ऐसे में नवाचार, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के सम्मिश्रण से युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने का हमारी सरकार का भी संकल्प है। आइए हम सब मध्य प्रदेश की ऐसी नई अनेक अलग प्रकार की संभावना वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ें। उत्तरोत्तर प्रगति हमारा लक्ष्य है। अभ्युदय मध्य प्रदेश के लिए सभी खास करके सभी कार्य को मिला करके आज गणतंत्र दिवस पर मैंने अपने विश्लेषण से सुखद भविष्य की रणनीति बनाने का एक संकल्प पत्र सबके सामने रखने का प्रयास किया है। मुझे पूरा भरोसा है प्रदेश के नागरिक प्रगति के मामले में अपनी भागीदारी भी निभाएंगे और निश्चित रूप से हमारा प्रदेश राष्ट्र का गौरव बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। आइए सभी नागरिकों को एक बार फिर मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और सब संकल्प करें कि आइए विकास के लिए अपनी क्षमता, योग्यता और अपनी अपनी भूमिका को सुदृढ़ करें, मध्य प्रदेश को मजबूत बनाएं, देश को मजबूत बनाएं। हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस गणतंत्र के लिए हर दिन, हर पल, हर समय का सदुपयोग करें। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। जैसे संस्थान यहाँ आरंभ कर रहे हैं, युवाओं को पढ़ने लिखने की बेहतर जगह मिल पाए, इसके लिए हम रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर 34 नगरीय निकायों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी बना रहे हैं। युवाओं के स्किल ट्रेनिंग से लेकर
नए जमाने के कोर्सेस आदि की सुविधा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। 160 ITI को हमने 484 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल ITI के रूप में उन्नयन किया है। हम पैन IIT संस्था के माध्यम से भी स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहे हैं। नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से हमने 50,000 विद्यार्थियों को स्टार्टअप से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हमारे देश ने वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों के लिए दावेदारी की है। देश में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने एवं खेलों का शानदार माहौल तैयार करने यह कदम उठाया गया है। ओलंपिक खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इसके लिए हम खेल अधोसंरचना को बेहतर बनाने का काम मिशन मोड पर कर रहे हैं। नया रायपुर के सेक्टर 28 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 85 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। हमारा राज्य जनजातीय बाहुल्य है। तीरंदाजी की कला हमारे जनजातीय क्षेत्र की पहचान रही है। इसे निखारने के लिए हमने राष्ट्रीय आर्चरी एकेडमी की स्थापना हेतु नवा रायपुर में 13 एकड़ जमीन आवंटित की है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हमने ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं के लिए विशेष धनराशि की घोषणा भी की है। खेल प्रतियोगिताएं कभी आसान जगहों में आयोजित नहीं होती। खेल सुकून के वातावरण में खेले जाते हैं। बस्तर में भी ऐसा ही सुकून लौट आया है। बस्तर ओलंपिक के आयोजन के माध्यम से हमने खेल के माध्यम से बस्तर की नई पहचान देश और दुनिया के सामने रखी है। पिछले वर्ष इन खेलों में 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बार 3,92,000 लोगों ने भाग लिया। इस साल हमें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी भी मिली है। प्रदेशों में खेलों का परिदृश्य उज्जवल है और हम इसकी बेहतर के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति युवा आबादी के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की उम्मीदें लेकर आई है। नई नीति के तहत हम सिंगल विंडो सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निवेश में अनुदान प्रावधान तथा अन्य आकर्षक सुविधाएं निवेशकों को प्रदान कर रहे हैं। नई नीति के तहत हमने मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और बंगलुरु जैसे महानगरों के साथ ही जापान एवं दक्षिण कोरिया में भी निवेश सम्मेलन किए। जापान में आयोजित होने वाला ओसाका वर्ल्ड एक्सपो उद्यमों के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से है। यहाँ हमने छत्तीसगढ़ की विशेषताओं को दिखाते हुए पवेलियन लगाया और नई औद्योगिक नीति तथा छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। हमने यह सारी जानकारी जापानी भाषा में दी। यह उनके लिए अनूठा अनुभव था। दोनों ही देशों के निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने पर रुचि दिखाई है। देश दुनिया से अब तक हमें 7,83,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इन पर तेजी से काम किया जा रहा है। हमने स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण किया है और इसके तेज विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया है। व्यवस्थित विकास और फ्यूचर प्लानिंग के चलते यह रीजन देश के सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक केंद्र तथा ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के अग्रणी शहरों में होगा। यहाँ हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने पर भी काम कर रहे हैं ताकि दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ से अपना कार्य कर सकें। भविष्य AI का है। ऊर्जा की अपार उपलब्धता के चलते AI से जुड़े उपकरणों की धुरी छत्तीसगढ़ से संचालित होंगी। हमने अटल नगर नवा रायपुर में AI डाटा सेंटर पार्क आरंभ किया है। इसकी लोकेशन भी इसको महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ से देश के कोने कोने में डाटा सबसे कम समय में पहुंचाया जा सकता है। सेमीकंडक्टर यूनिट पर काम शुरू हो गया है। IT हब के साथ ही नवा रायपुर फार्मा हब के रूप में भी उभर रहा है। मेडिसिटी की पूरी तरह विकसित होने पर नवा रायपुर देश के सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल हब में से एक होगा।
छत्तीसगढ़ देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां जन विश्वास विधेयक लाकर हमने अनेक प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया है। इससे उद्यमियों और कारोबारियों में उत्साह का माहौल है। नक्सलवाद के दंश ने बस्तर के विकास में काफी बाधा पहुंचाई। अब हमारे सामने बड़ी चुनौती यह है कि मिशन मोड पर विकास कार्य कर बस्तर को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। हमने इसके लिए पूर्व में गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित रहे गांवों में नियत नेला नार योजना शुरू की है। 69 सुरक्षा कैंपों के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 403 गांवों में इस योजना के तहत शासन के 17 विभागों की भागीदारी से 53 हितग्राही मूलक योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जब पहली बार महतारी बंधन योजना के लिए सर्वे हुआ तो गंभीर नक्सल प्रभावित होने की वजह से इन इलाकों की महिलाओं को इस योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका था। हमने इस योजना के तहत पुनः सर्वे किया है। अब इन गांवों की माता बहनों को भी इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बस्तर में अधोसंरचना विकास के लिए जो मेहनत डबल इंजन की सरकार ने की है वैसी मेहनत कभी नहीं हुई। विशाखापट्टनम में गूगल द्वारा $15 बिलियन की लागत से एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हब बनाया जा रहा है। विशाखापट्टनम से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ रहा है। यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ की समृद्ध रेखा बनेगा और पोर्ट सिटी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाने में मदद करेगा। इंद्रावती और महानदी को जोड़े जाने की पहल बस्तर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बस्तर और सरगुजा के अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनाने के साथ ही यहां लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए हमने मुख्यमंत्री बस सेवा योजना आरंभ की। इसका संचालन स्थानीय लोग ही कर रहे हैं। इससे लोगों के समय की काफी बचत हो रही है और शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक पहुंच आसान हो गई है। हमारे प्रयासों से धरती के स्वर्ग बस्तर में पर्यटक लौट रहे हैं। इस साल नए वर्ष में एशिया का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात पर्यटकों की संख्या में आए उफान का गवाह भी रहा है। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और इसकी अद्भुत जनजातीय संस्कृति को देश दुनिया को दिखाने हमने इस वर्ष भी बस्तर पंडुम का आयोजन किया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत हमने कवर्धा में भोरमदेव को शामिल किया और अब यहाँ काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनने का काम आरंभ हो गया है। हमें इस बात की हार्दिक खुशी है कि बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। इससे जैव विविधता को सहेजने में मदद मिलेगी। संस्कृत की श्रेष्ठ कविता मेघदूत की प्रेरणा कालिदास को सरगुजा से मिली। सरगुजा संभाग धरती के सबसे सुंदर हिस्सों में से है। यहाँ पर्यटन को प्रोत्साहित करने हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला मैनपाट में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने और होम स्टे में निवेश पर आकर्षक प्रावधान देने का बेहतर नतीजा सामने आ रहा है। जसपुर में सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जसपुर का मायालय भी स्वदेश दर्शन योजना में शामिल हो गया है। रेल, सड़क और हवाई सेवाओं के विस्तार का असर सरगुजा संभाग के तेज विकास में नजर आ रहा है। यहाँ निवेश पर किए गए आकर्षक प्रावधानों के चलते तेजी से आर्थिक निवेश हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी अधोसंरचना को भी हम बेहतर कर रहे हैं। जसपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 359 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ 220 बिस्तर वाले अत्याधुनिक अस्पताल के निर्माण के लिए भी 32 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नगरीय निकायों की सुंदरता एवं यहाँ बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं।
इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के सभी शहरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में बिल्हा की स्वच्छता दीदियों की प्रशंसा भी की है। रायपुर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है और गार्बेज फ्री सिटीज की 7 स्टार रेटिंग मिली है। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिलासपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के माध्यम से हम 525 करोड़ रुपए की लागत से सभी नगर निगमों में अधोसंरचना के बुनियादी महत्व के कार्य करा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के माध्यम से रायपुर में 100, दुर्ग भिलाई में 50, बिलासपुर में 50 तथा कोरबा में 40 ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अटल जी के जन्म शताब्दी को यादगार बनाने हम सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर बना रहे हैं। अटल जी द्वारा दिखाए गए सुशासन की राह पर हम निरंतर चल रहे हैं। प्रशासनिक कार्यप्रणाली के हर स्तर पर सुशासन को अपनाया गया है। सुशासन की पहली शर्त है पारदर्शिता। इसे अपनाते हुए हमने डिजिटल गवर्नेंस को हर स्तर पर अपनाया है। ई ऑफिस के माध्यम से हमने सरकारी कामकाज में समय सीमा, गुणवत्ता और पारदर्शिता स्थापित की है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमने सभी विभागों में लागू किया है। ठीक सुबह 10 बजे अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से दर्ज करानी होती है। अधिकारी कर्मचारी तय सीमा पर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और कामकाज शुरू हो जाता है। हमने खरीदी में जेम पोर्टर को अपनाया है और इससे सरकारी खरीदी में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। शासन प्रणाली में आए इन असाधारण बदलावों का असर राज्य की जीएसडीपी में नजर आ रहा है। जीएसडीपी वर्ष 2024-25 का अग्रिम अनुमान 3,29,752 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.51% अधिक है। इसी प्रकार 2023-24 की तुलना में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 9.37% बढ़कर 1,62,870 रुपये हो गई है। हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमारे लिए सबसे अहम है। श्री राम लला हमारी सांस्कृतिक आस्था के केंद्र हैं। श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना से अब तक 40,000 से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्री राम के पुण्य दर्शन का लाभ ले चुके हैं। भारत भूमि विलक्षण है, जहां उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर कोने में पुण्य स्थल मौजूद हैं। प्रदेशवासियों को इनके दर्शन कराने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू की गई है, जिसमें अब तक 5,000 श्रद्धालु तीर्थ स्थलों का दर्शन कर चुके हैं। अभी रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन हमने किया। इस आयोजन के माध्यम से हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त स्वर्गीय श्री विनोद कुमार शुक्ल सहित दिग्गज साहित्यकारों की प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अपनी बोली, भाषा, लोक कला, लोकगीत और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की प्रमुख भूमिका रही है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों का अनुकरणीय योगदान है। इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ नक्सल विरोधी अभियानों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कार्यरत समस्त बल को समान स्वरूप राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का पदक प्रदान किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए बनाए गए अंजोर विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप हम लगातार कार्य करते रहेंगे। जन भागीदारी से हम छत्तीसगढ़ महतारी को संवारते रहेंगे। मुझे इस अवसर पर स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी की कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं। सरगला पृथ्वी माँ लादे हूँ, परण ऐसन ठाने हों, मोर संग चलो रे
मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे। मस्तूरिया जी की इन पंक्तियों को साकार करना है और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। आप सभी की भागीदारी से निश्चित ही हम यह लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आप सभी को पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय आपके इस संदेश के लिए। और अब कलेक्टर बिलासपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करें गुब्बारों की उड़ान के लिए। यह गुब्बारे तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुन रहे थे आप, जो बता रहे थे कि राज्य में सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके जरिए कैसे छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ विकास की नई राह पर चल पड़ा है। और अब आप देखिए, परेड का जब निरीक्षण कर रहे थे मुख्यमंत्री, उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैसे मध्य प्रदेश के विकास का खाका आज इस मंच से रखा और उन्होंने बताया कि कैसे आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनेगा। बहुत ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के साथ कदम ताल करती हुई नजर आए और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। लाडली बहना योजना का उन्होंने जिक्र किया, साथ ही किसानों के लिए सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, कैसे उनकी फसलों की कीमत बढ़ाई गई है, उन तमाम बातों का जिक्र आज इस मंच से किया गया है। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार की मदद से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसका इंतजार देशवासियों को है। कर्तव्य पथ पर थोड़ी देर में परेड की शुरुआत हो जाएगी, वहां की हर एक तस्वीर, हर एक झलक आपके सामने रखेंगे। फिलहाल बिलासपुर से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर मंच पर संबोधन के बाद अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां से रवाना होंगे और तमाम बातों का अपने संबोधन में उन्होंने जिक्र किया, कैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में जो प्रयास किए गए हैं उसका धरातल पर जो असर देखने को मिला है उसका भी जिक्र किया। बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर राज्य को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने की दिशा में बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर ली है और आने वाले दिनों में खासतौर से 31 मार्च 2026 को राज्य पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो जाएगा और इसके बाद विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। इसका भी उनके संबोधन में जिक्र था। महतारी वंदन योजना का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा नक्सल मुक्त जो गांव है वहां पर कैसे गांव का विकास किया जा रहा है, सरकार कैसे उन गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही है, उसका भी जिक्र उनके संबोधन में किया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से भरपूर सहयोग मिल रहा है और आज जबकि हमारा राज्य 25 बरस का हो चुका है तो उस राज्य में मूलभूत जो ज़रूरतें हैं लोगों की उसको मुहैया कराने की दिशा में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और ये हम आपको उज्जैन की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। अलग अलग सभ्यता और संस्कृति की झलक भी आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। एनसीसी कैडेट्स और सुरक्षा बलों के जवान यहाँ पर अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इससे पहले सलामी ली गई यहाँ पर और साथ ही अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परेड कप के प्रदर्शन के बाद से अब ये वो डॉग्स हैं जो कहीं ना कहीं सेना में अपना बड़ा योगदान देते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।